नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज। देखिए, इनको अपन रोगों के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर यानी कोशिका के अंदर पढ़ने का रीजन है क्योंकि आप इनको गुणसूत्रों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं इसके अंदर आपको अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले आनुवांशिक रोगों की। तो वे रोग जो जनक के द्वारा संतति में आ जाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग आगे चले जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं आनुवांशिक रोग। सबसे पहले बात करते हैं अपन डाउन सिंड्रोम की। तो डाउन सिंड्रोम होता है आपके 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में त्रिसूत्रण या ट्राइसोमी के कारण, यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उस समय अंडाणु के अंदर एक की जगह दो गुणसूत्र आ जाते हैं, यानी एक अधिक गुणसूत्र आ जाता है, जिससे मादा के द्वारा 23 + X तथा नर के द्वारा 22 + Y गुणसूत्र मिलकर कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जबकि अपन को पता है कि मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। इस कारण ये रोग हो जाता है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में त्रिसूत्रण या ट्राइसोमी के कारण। फिर देखिए, रोगी के अंदर यानी इस रोग से जो भी रोगी होगा उनका स्थायी रूप से मुख खुला होगा और मंदबुद्धि होगा तथा जननांग विकसित नहीं होंगे, यानी जननांग अविकसित रहेंगे। इन्हें मंगोलियाई मूर्ख कहा जाता है, यानी जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा उन्हें अपन मंगोलियाई मूर्ख कहते हैं। फिर अपन बात करें एडवर्ड सिंड्रोम की, तो 18वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में ट्राइसोमी या त्रिसूत्रण से यह रोग होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। और जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है वो बच्चा 6 माह तक ही जीवित रह पाता है, 6 माह तक जीवित रह पाता है। और देखिए पटाऊ सिंड्रोम, यानी 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में त्रिसूत्रण, यानी 13वीं जोड़ी जो गुणसूत्रों की है उनके अंदर त्रिसूत्रण होने से ये रोग होता है। और रोगी का जो ऊपरी होठ है वह कटा हुआ होता है, जो ऊपरी होठ है वह कटा हुआ होता है तथा बच्चों में ये 4 माह तक ये जिनमें होता है वो बच्चे 4 माह तक ही जीवित रह पाते हैं। ये तो हो गए आपके डाउन सिंड्रोम का संबंध किससे, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र से। एडवर्ड सिंड्रोम का संबंध किससे, 18वीं जोड़ी से। जबकि पटाऊ सिंड्रोम का 13वीं जोड़ी गुणसूत्र से संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अपन देखें तो एक तो है टर्नर सिंड्रोम और एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नंबर 4 टर्नर सिंड्रोम। और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखिए, ये दोनों जो रोग है, एक तो X गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, यानी जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है यह X गुणसूत्र की कमी के कारण होगा। मान लो 44 जोड़ी यानी 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र को क्या है, कायिक गुणसूत्र है, प्लस 0X यानी यह X गुणसूत्र की कमी के कारण होगा। अपन ये जनरली देख के बता सकते हैं कि ये रोग होने वाला वह होगा आपके मादा मनुष्य में यह रोग होता है, यानी मादाओं के अंदर एक गुणसूत्र एंड लिंग गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, कमी होने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और देखिए, ऐसी जो मादा होगी उनके अंदर वक्ष स्थल का यानी स्तनों का विकास नहीं होगा और अंडाणु भी अविकसित रहेगा। ऐसी मादा में वक्ष स्थल व अंडाणु का विकास नहीं होगा, या मैं कह सकता हूं अंडाशय का विकास नहीं होगा, अंडाशय का विकास नहीं होता है, यानी इनके अंदर जनन सक्षम नहीं है।
यानी जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वह एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है। ऐसा रोग किन के अंदर होगा? मादा मनुष्य के अंदर ये रोग होता है। ऐसी मादा में वक्ष स्थल यानी स्तनों का विकास नहीं होगा तथा अंडाशय का विकास नहीं होता है। इसके कारण क्या नहीं होते? ये जनन के लिए सक्षम नहीं होते। फिर अपन बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो यह 44 गुणसूत्र तो क्या है, कायिक गुणसूत्र वो तो पूरे पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो लिंग गुणसूत्र है उनके अंदर एक एक्स गुणसूत्र अधिक होता है। यानी एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण यह रोग होता है। गुणसूत्र की अधिकता के कारण यह रोग होता है। और देखिए अपन बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो ये किन के अंदर होगा? यानी एक नर मनुष्य है जिसके अंदर क्या हुआ है, एक एक्स गुणसूत्र अधिक आ चुका है। तो यह रोग नर मनुष्य के अंदर होता है, यानी ये रोग किस में होगा? नर मनुष्य में होगा। और देखिए ऐसा नर में जो वक्ष स्थल होंगे यानी उनके अंदर नारियों के समान स्तनों की वृद्धि हो जाती है। ऐसे नर में वक्ष स्थल विकसित हो जाएगा होता है। यानी टर्नर सिंड्रोम में तो अपन ने देखा थी मादा के अंदर क्या वक्ष स्थल तथा अंडाशय का विकास नहीं हो रहा था, जबकि इनके अंदर क्या होता है, वक्ष स्थल का विकास हो जाता है। यानी एक नर के अंदर भी वक्ष स्थल का विकास हो जाता है तथा ये भी क्या होते हैं, जनन के लिए सक्षम नहीं होते हैं। जनन के लिए सक्षम नहीं होते हैं, यानी ये बंधीयता के शिकार हो जाते हैं। यानी इनके अंदर बंधीयता आ जाती है टर्नर सिंड्रोम के कारण, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण। अपन बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण 44 प्लस एक ही एक्स गुणसूत्र होगा। यानी इनके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे? 45। और जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स वाई यानी 47 गुणसूत्र होंगे। अपन बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो 45 गुणसूत्र जिसके अंदर एक्स गुणसूत्र की कमी होगी। ऐसा रोग किन के अंदर होता है? मादा मनुष्य के अंदर होता है। ऐसी मादा में वक्ष स्थल तथा अंडाशय का विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण ये जनन क्षमता नहीं पाई जाती है, यानी ये बांझपन की शिकार हो जाती है। इनके अंदर बांझपन उत्पन्न हो जाता है। और देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है, जबकि यह टर्नर सिंड्रोम एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण, एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता था। और जबकि टर्नर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण यह रोग होता है। यह रोग नर मनुष्य में होता है। ऐसा नर में वक्ष स्थल का विकास हो जाता है तथा ये जनन के लिए सक्षम नहीं होता है और ये बंध्यता का क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। ये तो हो गए आपके टर्नर सिंड्रोम तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर अपन बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इस रोग यह रोग एक कायिक गुणसूत्र रोग है। यह कायिक गुणसूत्र रोग है। देखिए जो हीमोग्लोबिन की एक श्रृंखला है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में
देखिए बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में एक अम्ल पाया जाता है जो दूसरे अम्ल में यानी एक दूसरे अम्ल में चेंज हो जाने के कारण आरबीसी कैसी हो जाती है, हंस्याकार हो जाती है। तो देखिए बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में पाया जाने वाला ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल वेलिन अमीनो अम्ल यानी बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में पाया जाने वाला ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल वेलिन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाने से वेलिन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाने से जो आरबीसी है उसका शेप कैसा हो जाता है, हंस्याकार हो जाता है। आरबीसी का आकार हंस्याकार या सिकल शेप में हो जाता है। ऐसे रोगी के अंदर ऐसा जो रोगी होगा ऐसे रोगी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। देखिए सिकल सेल एनीमिया यह एक कायिक गुणसूत्र रोग है। इसके अंदर जो बीटा ग्लोबिन हीमोग्लोबिन की एक श्रृंखला है, बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में पाए जाने वाला ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल ये किस में परिवर्तित हो जाता है, वेलिन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी क्या हो जाती है, हंस्याकार हो जाती है, सिकल शेप में आ जाती है। ऐसे रोगी ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अपन पढ़ते हैं थैलेसीमिया। फिर अपन देखते हैं थैलेसीमिया। इसके अंदर जो अल्फा बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में उत्परिवर्तन से यह रोग होता है। यानी जो आपकी अल्फा व बीटा यानी हीमोग्लोबिन की दो श्रृंखला है जिनके अंदर अल्फा व बीटा श्रृंखला में उत्परिवर्तन के कारण से ये रोग होता है। और देखिए इसे रक्त रोग भी कहते हैं, इसे रक्त रोग या एनीमिया भी कहते हैं। अब देखिए नंबर 8 अपन पढ़ते हैं कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि एक आनुवंशिक रोग है। फिनाइल कीटोन्यूरिया इसके अंदर क्या होता है, यह भी जो 11वीं जोड़ी गुणसूत्र की है, गुणसूत्र में एक जीन की कमी होने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। यानी जो 11वीं जोड़ी गुणसूत्र है उनके अंदर क्या होता है, एक जीन की कमी के कारण यह रोग होता है।
यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि 11वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक जीन की कमी के कारण यह रोग होता है। और इस रोग में फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल का परिवर्तन जो आपका फिनाइल, इस रोग में फिनाइल एलेनिल एमिनो अम्ल का परिवर्तन टाइरोसिन अमीनो अम्ल में करने वाले एक एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। इस रोग में फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल का परिवर्तन टाइरोसिन एमिनो अम्ल में करने वाले एक एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो क्या होगा, यानी इस अम्ल का, यानी फिनाइल एलेनिन अम्ल का संग्रहण अधिक हो जाता है। इस रोग में यानी जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसमें यह अम्ल किस में परिवर्तित नहीं होगा, टाइरोसिन एमिनो अम्ल में परिवर्तित नहीं होगा। तो एलेनिन अमीनो अम्ल का संग्रहण अधिक हो जाने से हो जाता है तथा यह फिनाइल पाइरूबिक में बदल जाता है। अब देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है। 11वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक जीन की कमी के कारण होता है और इस रोग में फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल का परिवर्तन टाइरोसिन एमिनो अम्ल में करने वाले एक एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। इससे फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल का क्या हो जाएगा, संग्रहण अधिक हो जाएगा और यह फिनाइल पाइरूबिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होती है तथा ऐसा जो रोगी होगा वह भूरे रंग का मूत्र उत्सर्जित करेगा तथा जिसकी गंध मरे हुए चूहे के समान आती है। यह है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग। फिर दो रोग और बाकी है। एक तो है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णनदता। एक तो है आपके वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। यह रोग भी, इस रोग के जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। इस रोग के जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं और इसमें सामान्यतः जो मादा होती है वह वाहक, यानी जो मादा होती हैं वह तो क्या होती हैं, वाहक, मादा वाहक। व नर वो अधिकतर रोगी होता है, नर रोगी, यानी जिसके अंदर क्या पाएगा, XY गुणसूत्र होगा, वो रोगी होगा। और देखिए कलर ब्लाइंडनेस का जो रोगी होगा, इस रोगी को लाल व हरा रंग, यानी जो लाल व हरा रंग है उसको ये पहचानने में असमर्थ होगा। इस रोगी को लाल व हरा वर्णक को
पहचान नहीं पाता है। यानी जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित रोगी होगा वो लाल व हरे रंग को पहचान नहीं पाएगा, यानी उसके अंदर विभेद नहीं कर पाएगा। ये तो हो गया आपके वर्णनदाता। उसके बाद एक और है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग, यह भी एक्स गुणसूत्र पर इनके जीन उपस्थित होते हैं। इस रोग के जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी इस रोग के भी जीन किसके ऊपर पाएंगे? एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी जो मादा होती हैं वह भी इसके अंदर वाहक का कार्य करती हैं। ये जो मैंने सी के द्वारा दर्शाया गया है, ये इस रोग का क्या है? जीन है। इसके ऊपर मैं एच से दर्शा रहा हूं, यानी जो मादा होगी वह तो सामान्यतः वाहक होगी तथा नर यानी एक्स एच वाई, एच क्या है? इस रोग का जीन है। इस रोग के जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। मादा वाहक तथा नर रोगी होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो रक्त का थक्का होता है वह नहीं बनता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ऐसे रोगी में रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, और इसे अपन रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया को अपन रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इस रोग के भी जीन क्या है? एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। मादा सामान्यतः वाहक, नर रोगी होता है। इस रोगी में रक्त का थक्का नहीं जमता है, जबकि वर्णनदाता के अंदर यानी कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है? लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो ये तो हो गए आपके आनुवांशिक रोग। इसके बाद अपन कोशिका विभाजन यानी सेल साइकिल, ये अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।